इस वीडियो में बात करेंगे सीएसएस प्रॉपर्टीज़ की कि सीएसएस प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं और हम वर्डप्रेस में इनको कहाँ यूज़ करेंगे। बेसिकली एक सीएसएस बहुत एक बड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। एचटीएमएल के साथ यूज़ होती है, बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती है ये सीएसएस जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में मेजरली जो यूज़ होती हैं वो सिर्फ यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, क्लास, आईडी, मार्जिन, पैडिंग। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वेबसाइट में इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करते हैं और हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें। तो जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं वो है practice.online-info-studio। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूंगा, आप वो देखें। आप फ्री एक ऑनलाइन सर्वर पे सिंपली अकाउंट क्रिएट करें और अपना जो है आप वर्डप्रेस की स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सर्वर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो चीज़ आपको समझना है आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। अब सीएसएस के लिए अगर आप गूगल पे यहाँ पे सर्च करें सीएसएस, ठीक है। तो उसके लिए जो दो बहुत फेमस वेबसाइट्स हैं, एक तो W3 स्कूल, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। इसके अलावा एक है ये वाली developer.mozilla.org, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। W3 स्कूल भी बहुत अच्छी है और ये वाली वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये मोज़िला वाली वेबसाइट में ये है कि आप एनिमेशंस इनकी थोड़ी सी अच्छी हैं, आपको थोड़ा ईजिली जो है वो समझ आएगा। तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं, क्लास और आईडी, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, जब भी कोई एचटीएमएल का एलिमेंट लिखा जाता है ना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एचटीएमएल थोड़ी बहुत जानते हैं, अगर हम H1 का टैग लगाएंगे तो H1 का टैग हम H1 लिखते हैं और उसके बाद हम ये एक जो एंगल ब्रैकेट है उसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिखते हैं अपनी, जो भी हमने टेक्स्ट लिखना हो। और फिर क्लोज करने के लिए हम लोग एंगल ब्रैकेट और स्लैश के साथ हम हेडिंग का नाम लिख के जो H1 है हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब होता इस तरह है कि जो हमारी वेबसाइट पे ये जितने भी एलिमेंट्स बने हुए हैं, जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये एचटीएमएल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है एचटीएमएल का, ठीक है। हमने तो चलो एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सारा कुछ बनाया ना, लेकिन बैकएंड पे एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, आप सिंपली राइट क्लिक करें अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखा होगा इंस्पेक्ट। अब इंस्पेक्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी एचटीएमएल लिखी हुई है और ये सारी सीएसएस लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है और इसका हमें मेन फ़ायदा क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप ये समझें कि जो भी हमने क्रिएट किया है उसके बैकएंड पे एचटीएमएल यहाँ पर सारी लिखी गई है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये हेडिंग को इसको क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये हमने H1 की एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, तो यहाँ पे H2 की एग्जांपल है, ठीक है। H2 और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑनलाइन इन्फो स्टूडियो और उसके बाद हमने जो क्लोज किया वो भी एंगल ब्रैकेट और आगे स्लैश और H2 लिख दिया, जिस तरह कि मैंने आपको यहाँ पर नोटपैड में समझाया, ठीक है। अब क्लासेस और आईडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम जब भी कोई बनाते हैं ना अपना कोई भी सेक्शन या कोई भी हेडिंग बनाते हैं तो हम उसको कोई क्लास असाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या देखें, हमने ये एलिमेंटर से क्रिएट किया है तो एलिमेंटर की क्लास आप H2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्लास लिखी हुई है एलिमेंटर डैश हेडिंग डैश टाइटल। ये एलिमेंटर ने बाय डिफ़ॉल्ट इनको क्लासेस दे दिए हैं, किसी को आईडी दी होगी, किसी को क्लास दी होगी, ठीक है। तो अगर आप मैन्युअली भी अपनी क्लासेस और आईडीज़ असाइन कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। अगर आप यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर को यहाँ पे एडिटर ओपन करें नेक्स्ट टैब में, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी जो है वो हेडिंग को या फिर किसी भी सेक्शन को क्लास और आईडी किस तरह दे सकते हैं। क्लास और आईडी का जो सिंटैक्स होता है वो यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं, लेकिन ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बेसिकली बैकएंड पे सारा कुछ ऑलरेडी लिखा होगा, ठीक है। क्लास यहाँ पर लिखा जाएगा और क्लास में आप ABC के नाम से कोई क्लास दे दें। अगर आप कोई आईडी देना चाहते हैं तो सिंपली आईडी यहाँ पर लिखें और आईडी को कोई नाम XYZ दे दें, ठीक है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स में। ये बेसिकली CSS का जो है एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लासेस और आईडी का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी आपने इस H1 वाली जो हमारी हेडिंग है इस पे अगर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, अपनी कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, देखें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अगर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो हम सिंपली एलिमेंटर के उस एलिमेंट को क्लिक करते हैं और स्टाइल वाले टैब में जाके हम यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी दे सकते हैं, टाइपोग्राफी भी सेट कर सकते हैं, साइज़ भी फ़ॉन्ट का सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम ऑटोमेटिकली कलर जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी CSS बैकएंड पे एलिमेंटर ऑटोमेटिकली लिख देगा। हमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो H1 और क्लास ये सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटर खुद ही से लिख रहा है।
लेकिन अगर कोई ऐसा सेक्शन है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको आप चाहते हैं कि अपनी कोई क्लास आप असाइन करना चाहते हैं ताकि आप उसको जो उसकी स्टाइलिंग है वो अपने मुताबिक कर सकें, तो आप सिंपली उस सेक्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे लिखा होगा CSS आईडी और CSS क्लास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लास इसकी ABC लिख दूँ, ABC लिख के मैं अपडेट करूँगा तो अब क्या होगा कि इस जो हमारी हेडिंग है इस पे क्लास अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँ तो अब अगर मैं ये वाली हेडिंग को चेक करूं, ये इंस्पेक्ट एलिमेंट का ट्यूटोरियल नेक्स्ट वीडियो होगी, आप इसको देखेंगे तो आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इसका मकसद क्या होता है और ये बहुत ही फ़ायदा आपको देती है जब आप कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक दफ़ा पेज रिफ़्रेश करते हैं। अब अगर हम इस हेडिंग को देखें तो यहाँ पे हेडिंग हमें दिखा रहा है H2, ठीक है। H2 यहाँ पे क्लास में उसने ABC नहीं लिखा तो हम हायरार्की देखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर वाली क्लास ये वाली है, इससे ऊपर वाली क्लास ये वाली है। अब देखें ये वाली जो क्लास है बेसिकली ये जो H2 है ये इस क्लास के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। ये जो विजेट हमने ऐड किया एलिमेंटर का, जिसको हम एलिमेंट भी बोलते हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये ABC लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने क्लास इसको असाइन कर दी। अब क्लासेस का मकसद क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल आप ये एलिमेंटर का एडिटर है, ठीक है। इसमें ये टेक्स्ट है, इसकी मैं अगर स्टाइलिंग में जाता हूँ तो स्टाइलिंग में मुझे यहाँ पे कलर मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं इसमें ग्रेडियंट नहीं ऐड कर सकता। ग्रेडियंट यानी कि 2 कलर्स ऐड नहीं कर सकता। एलिमेंटर हमें सिर्फ ऑप्शन दे रहा है कि सिंगल टेक्स्ट को हम यहाँ पर जो टेक्स्ट का कलर है हम सिंपल कलर रख सकते हैं, हम ग्रेडियंट ऐड नहीं कर सकते। तो वो प्रॉपर्टीज़ जो कि यहाँ पे आपको ना मिलें, वैसे तो आपको मेजॉरिटी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंटर में मिलेंगी, लेकिन कुछ कभी-कभी किसी प्रोजेक्ट पे आपको ऐसे प्रॉपर्टीज़ आपने अप्लाई करनी होंगी, कोई ऐसी एनिमेशन या कोई ऐसा ग्रेडिएंट अप्लाई करना होगा जो कि आपको यहाँ पे सेटिंग्स नहीं मिलेगी, तो उसके केस में हम लोग क्लासेस यूज़ करते हैं या फिर आईडी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्लासेस को जब भी हम यूज़ करेंगे, क्लासेस को हम एक पीरियड साइन से करते हैं, जो फुल स्टॉप होता है उससे हम लोग इसको क्लासेस को फेच करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने ये इस जो हमारा हेलो वाली हेडिंग है इसको मैंने एडिट करना हो तो मैं क्या करूँगा, डॉट डाल के ABC लिखूँगा और ये कर्ली ब्रेसेस में एंटर करूँगा, तो यहाँ पर मैं जो भी CSS स्टाइलिंग लिखूँगा वो हमारी इस हेडिंग पे अप्लाई होगी। इसी तरह जो आईडीज़ होती हैं, आईडी को जब भी हमने ग्रैब करना हो तो आईडीज़ हमेशा हैश सिंबल से और उसके आगे ये जो हमने आईडी का नाम रखा होगा XYZ, उससे हम यहाँ पर हम लोग XYZ लिखेंगे और कर्ली ब्रेसेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें जो भी CSS लिखेंगे वो इस हेडिंग पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिखना बताऊँगा कि हम इसमें ग्रेडिएंट ऐड करके देखेंगे ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आती है मार्जिन। अब मार्जिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसके बाहर जो स्पेस होगी उसको मार्जिन कहते हैं और ये जो पिंक बॉर्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस एलिमेंट का, इससे अंदर जो स्पेस होगी वो पैडिंग होगी, ठीक है। ये अच्छा समझने के लिए आप ये मोज़िला की जो वेबसाइट है आप इसको सिंपली गूगल में लिखें कि मार्जिन CSS, ठीक है। तो उसमें W3 स्कूल भी हमें बता रहा है और ये developer.mozilla ये वेबसाइट भी हमें बता रही है। इस वेबसाइट का सिर्फ फ़र्क ये है कि ये आपको एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा समझ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मार्जिन देखें, इसका सिंटैक्स क्या होता है कि मार्जिन हम लिखते हैं और मार्जिन लिख के आगे हम पिक्सल भी लिख सकते हैं, परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 5% और 0 लिखा हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी मूव हुई है। ये बेसिकली जो सेंटर वाला एलिमेंट है इस पे मार्जिन अप्लाई हो रही है। इसकी मार्जिन अगर मैं 0 रखूँगा तो देखिए जो स्पेस है ये बेसिकली जो CSS लिखी हुई है ना, ये मार्जिन, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा ऑरेंज बॉक्स है उस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। मार्जिन अगर 0 होगी तो बिल्कुल स्पेस नहीं होगी। अगर ये मार्जिन हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें कुछ स्पेसेस ऐड हो गई। ये बेसिकली होता है टॉप सॉरी, ये जो पिक्सल लिखे हुए हैं ना ये होते हैं, जो पहला वैल्यू होती है ये टॉप की होती है, सेकंड जो होती है वो राइट की होती है, थर्ड बॉटम की होती है और जो लास्ट वैल्यू होती है वो लेफ़्ट की होती है। यानी कि आप क्लॉकवाइज देख लें, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। अब मार्जिन हमने ऐड किया है, हम उसने कहा है कि टॉप पे 10 पिक्सल ऐड कर दो, उसने देखें थोड़ी सी स्पेस ऐड की है। उसके बाद राइट में हमने कहा है कि 50 पिक्सल ऐड कर दो, तो 50 पिक्सल उसने थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस ऐड कर दी है। फिर बॉटम में 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल बॉटम में ऐड होगी। देखिए आप टॉप और बॉटम में फ़र्क है, ठीक है, क्योंकि टॉप में 10 है और बॉटम में 20 है।
और 0 हमने लेफ़्ट पे ऐड किया तो लेफ़्ट पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह टॉप, राइट, लेफ़्ट, बॉटम में ऐड कर सकते हैं मार्जिन। और इसके और भी सिंटैक्स हैं। अगर आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखेंगे, इसका मकसद ये होगा कि जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो लेफ़्ट, राइट पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिर्फ सिंगल वैल्यू लिखेंगे, जिस तरह कि 1 EM लिखी हुई है, ये भी जिस तरह पिक्सल एक मैयर के लिए यूज़ होता है और परसेंटेज यूज़ होता है, इस तरह EM भी यूज़ होता है। अगर आप 1 EM लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चारों तरफ सेम मार्जिन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारे पास लिस्ट में है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग है। पैडिंग में मैंने आपको बताया था कि स्पेस अंदर की तरफ ऐड होगी। यहाँ पे अगर हम इसको सर्च कर लें पैडिंग, ठीक है। पैडिंग सर्च करके अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अब देखें ये हमारा बॉक्स है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट के ये बॉक्स के अंदर स्पेस अप्लाई हो रही है, बाहर अप्लाई नहीं हो रही है। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, चलें ये फोर्थ वाला करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि टॉप पे 10 पिक्सल पैडिंग है, राइट पे 50 पिक्सल है, बॉटम पे 30 है और लेफ्ट पे 0 है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखें लेफ्ट पे बिल्कुल साथ लगे हमारा टेक्स्ट, राइट पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गई है, बॉटम पे 30 आ गया, टॉप पे 10 आ गया। तो मार्जिन बाहर स्पेस दी जाती है, जो भी हमारा बॉक्स होता है या फिर एलिमेंट होता है, विजेट होता है, और पैडिंग अंदर की तरफ स्पेस देने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है हमारे पास डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ होती है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, डिस्प्ले में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। एब्सोलूट है, इनलाइन ब्लॉक है, फ्लेक्स है, ग्रिड है, लेकिन मोस्टली जो यूज़ होता है वो सिर्फ डिस्प्ले नन यूज़ होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी भी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले नन को क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर वो डिस्प्ले जो है वो हाइड हो गया है। इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक, ये फ्लेक्स, अगर आप इनको स्टडी करना चाहते हैं, वैसे ये यूज़ नहीं होते वर्डप्रेस में। अगर कहीं पे यूज़ करने पड़ जाएँ तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं। मोस्टली जो यूज़ होगा वो सिर्फ नन यूज़ होगा। अब नन क्यों यूज़ होता है? बेसिकली आपको जब कोई प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर तो हमने ये जो सेक्शन बनाया है इसमें इमेज अलग है, ये टाइटल अलग है, डिस्क्रिप्शन अलग है, बटन अलग है। जब आप कोई प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे, हो सकता है कि उसमें ये वाला सेक्शन जो है ये एक ही एलिमेंट हो। एक ही एलिमेंट होगा तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही एलिमेंट है और आप चाहते हैं कि मुझे बटन ऐड नहीं करना, तो सिर्फ आप बटन को हाइड कर सकते हैं बटन की क्लास देख के, जो कि हम इंस्पेक्ट एलिमेंट से क्लास देखेंगे और फिर हम उसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल ये सारे जो है वो इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज़ होती है किसी भी बैकग्राउंड को कलर देने के लिए। अगर हम कलर सिर्फ यूज़ करें तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट का कलर जो है अप्लाई होता है बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कलर और सिर्फ कलर यूज़ करेंगे तो जो टेक्स्ट का कलर होगा वो अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर बैकग्राउंड सर्च करूँ, बैकग्राउंड कलर सर्च करूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक बैकग्राउंड कलर ब्राउन असाइन है, ठीक है। इसमें उन्होंने एक हेक्स कोड ऐड किया हुआ है। कलर के बेसिकली ये हेक्स कोड भी होते हैं। अगर आप गूगल पे कलर पिकर सर्च करें तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो भी कलर हम सेलेक्ट करेंगे तो उसका हेक्स कोड हमें यहाँ पर शो हो रहा है और उसकी RGB वैल्यू ये यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। और CMY के भी एक कलर का फॉर्मेट है, उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो चाहे आप हेक्स कोड यूज़ करें, चाहे आप RGB यूज़ करें वैल्यूज़, ठीक है। इसमें देखिए उन्होंने मल्टीपल एग्जांपल दिया है। उन्होंने ब्राउन कलर भी लिख दिया है। अगर आप यहाँ पर, अगर मुझे एडिट करने दें, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रेड लिखूँ, ठीक है, तो उन्होंने रेड कलर यहाँ पर शो कर दिया। अगर मैं रेड का हेक्स कोड लिखूँ तो उसका क्या होगा, FF000, ये रेड का हेक्स कोड है, ठीक है। तो ये अप्लाई हो गया। आप RGB वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, आप HSL में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब RGBA भी लिख सकते हैं। RGBA का मतलब क्या होता है कि ये पहली जो वैल्यू होती है रेड की होती है, फिर दूसरी ग्रीन की होती है और तीसरी ब्लू की होती है। और जो फोर्थ वैल्यू है ना जिसमें ये RGBA लिखा है, ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी होता है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसकी 0.5 लिखी हुई है। अगर मैं इसको 9 करूँ, 0.9 करूँ, तो ये थोड़ा सा वैल्यू जो डार्क हो गया। अगर मैं इसको 1 लिखूंगा तो इसकी ओपेसिटी बेसिकली ये कंट्रोल हो रही है। ओपेसिटी देखें बिल्कुल लाइट येलो हो गया। 3 लिखेंगे तो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ओपेसिटी कंट्रोल हो रही है। और उसके बाद कलर का, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी आती है, जो कि हम फ़ॉन्ट का साइज़
आपने अगर वर्ड यूज़ करते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट का साइज़ हम अपनी मर्ज़ी से 12, 14, 16 पिक्सल रख सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट जो होता है, फ़ॉन्ट वेट का मतलब होता है बोल्ड रखना चाहते हैं या फिर इटैलिक रखना चाहते हैं या फिर मतलब कितना बोल्ड हो, ठीक है? जब भी हम कोई फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ना तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के केस में बोल्ड, इटैलिक टर्म्स यूज़ नहीं होती, नंबर यूज़ होते हैं, ठीक है? और जो कि 100 होते हैं, 200, 300, 400, 500 और आप जितना हैवी नंबर सेलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो बोल्ड होगा। अगर मैं आपको चेक करवा दूँ, फ़ॉन्ट वेट अगर मैं सर्च करूँ, तो फ़ॉन्ट वेट में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है। ये भी यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली फ़ॉन्ट वेट में वैल्यूज़ यूज़ होती है 100। 100 में क्लिक करूँगा तो देखें ये बिल्कुल अनबोल्ड है, रेगुलर फ़ॉन्ट है। अगर मैं फ़ॉन्ट वेट 900 सेलेक्ट करूँगा तो ये काफ़ी बोल्ड हो गया। अगर मैं 900 की जगह यहाँ पे 500 लिखूँ तो देखें वो थोड़ा-सा कम बोल्ड हुआ है। तो ये बेसिकली फ़ॉन्ट वेट हम यूज़ करते हैं बोल्ड करने के लिए अपने टेक्स्ट को। और लास्ट जो है वो बॉर्डर है, ठीक है? बॉर्डर में हम बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी अपने एलिमेंट का, विजेट का। अब बॉर्डर में हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो मल्टीपल सिंटैक्स है, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये 4th वाला यूज़ होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है कि ये थिक यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे थिक नहीं लिखा जाता। मोस्टली जो आप देखेंगे ना बॉर्डर की प्रॉपर्टी, वो इस तरह होगा कि बॉर्डर सबसे पहले हम पिक्सल देते हैं, ठीक है? कि कितना बोल्ड हो या कितना जो है इसकी विड्थ हो हमारे बॉर्डर की। लेट्स से मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल हमारा ये बॉर्डर यहाँ पे लग गया। उसके बाद जो स्पेस डाल के हम लिखते हैं कि हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। इसने डबल लिखा हुआ है तो डबल में ये डबल बॉर्डर्स आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड लिखूँगा तो सॉलिड में सिंगल बॉर्डर आएगा। और थर्ड पे हम लोग इसका कलर सेलेक्ट कर देते हैं, चाहे वो आप हेक्स कोड लिखें, चाहे वो आप वैसे ही रेड लिख लें या ब्लू लिख लें, जो भी लिख लें। तो बॉर्डर का सेंटेंस कुछ इस तरह होता है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली आप समझ लें कि ये आपके नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए, ये आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ सीएसएस की देखें। सीएसएस जो है वो एक बहुत ही वास्ट टर्म है, ठीक है? यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? सारी हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ हमें ये जो पर्टिकुलर मैंने कुछ आपको बताई हैं, सिर्फ़ ये प्रॉपर्टीज़ हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में, और ये भी बहुत कम चांसेस होते हैं अगर हमें यूज़ करनी पड़े। क्योंकि मोस्टली काम जो है वो हमारा एलिमेंटर एडिटर से हो जाता है। तो अगर आप सीएसएस किसी भी प्रॉपर्टी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर में एडवांस में आएँगे और एंड पे लिखा होगा कस्टम सीएसएस। कस्टम सीएसएस यहाँ पे एलिमेंटर हमें कह रहा है कि अगर आप अपग्रेड करेंगे तब आप यहाँ पे सीएसएस ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सीएसएस ऐड करना एक बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप लेट्स से इस हेडिंग को क्लिक करके इसके एडवांस में जाके अगर सीएसएस ऐड करें और फिर आप इस एलिमेंट को क्लिक करके इसके एडवांस में जाके सीएसएस ऐड करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी सीएसएस जो है वो काफ़ी डिवाइड हो जाएगी। अगर कल को कोई और बंदा आपकी वेबसाइट देखेगा तो वो ये ढूँढता रहेगा कि ये जो सीएसएस कोड लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा गया है। देखें यहाँ पर इस एलिमेंट पे भी लिखा जा सकता है, इस सेक्शन के एडवांस और हम सीएसएस में जाएँ यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। तो मतलब सीएसएस हम कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप हर एलिमेंट की सीएसएस उसके एलिमेंट के एडवांस में जाके लिखें। होता इस तरह है कि जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे कस्टमाइज़ का एक बटन होगा। कस्टमाइज़ का बटन अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएँगे, अपीयरेंस में जाएँगे और अपीयरेंस में यहाँ पे कस्टमाइज़ लिखा होगा। इसको क्लिक करेंगे तो जो हमारी वेबसाइट की जो कस्टमाइज़ेशन है, कुछ सेटिंग्स हैं, वो ओपन हो जाएँगी। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं, फेविकॉन अपलोड कर सकते हैं और भी थोड़ी बहुत सेटिंग्स होंगी। और ये सेटिंग्स जो हैं वो थीम टू थीम वैरी करती हैं। अगर आप कोई और थीम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। अब जो आगे वीडियोज़ होंगी इसमें जब मैं आपको सिखाऊँगा कि आप ब्लॉग किस तरह बना सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिंग्स होंगी। तो कस्टमाइज़ में आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और एडमिन पैनल से भी ओपन कर सकते हैं। कस्टमाइज़ में आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल सीएसएस। एडिशनल सीएसएस को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये पहले से कुछ सीएसएस लिखी गई है, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। जब भी हमने कोई सीएसएस ऐड करनी है हम यहाँ पर सीएसएस ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। हम बारी-बारी ये सारी सीएसएस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये हर एक पॉइंट को हम कवर करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।